जय हिंद एवरीवन। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि मैम पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले करा दीजिए फॉर एफकेट, एंड आई एम हियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। देखते हैं अभी आप इनमें से कितना सॉल्व कर पाते हैं और कितना नहीं। इन केस आपको नहीं आता तो आप आंसर्स देखेंगे, अदरवाइज आप पहले ट्राई करेंगे कि आपसे खुद सॉल्व हो जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन से चलो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस साथ साथ में। ओके। The ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? बताइएगा कि कौन सी कंट्री से ये हमने बोरो किया है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, बोरोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फीचर्स हमने बोरो किए हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। वो यहाँ पे हमें LEF मैंने ट्रिक से भी सिखाई हुई है। LEF कहाँ से लिया हमने? वेरी गुड, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम वुड बी ए। अब देखो फ्रेंच से हमने ये ले लिया, यहीं हाथों हाथ में ऑस्ट्रेलिया से बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलियन करंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, ज्योग्राफी पढ़ा के आ रही हूँ तो ऑस्ट्रेलियन करंट याद आ रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया से ट्रिक होता है हमारा आलिया। नाउ आलिया क्या करती थी? पहले तो हम बोलते थे कौन आलिया, तो कौन से कंकरेंट लिस्ट। सेकेंड वी हैव जॉइंट सिटिंग, जॉइंटे मारती थी वो, तो जॉइंट सिटिंग। अब बताएंगे कि जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड कौन करता है। इसको प्रेसाइड करने वाले हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देयर आफ्टर वी हैव ट्रेड बिजनेस और इंटरकोर्स। ठीक है, हाथों हाथ ये हो गया। अब आप ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का यहीं पे देख लेते हैं। सी क्वेश्चंस 1 होंगे, बट आई विल मेक श्योर कि साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है बच्चों? ब्रिटेन से हमने वो सारी चीज़ें ली हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि फर्स्ट थिंग हमारा हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम और रिट्स नहीं भूलेंगे आप, अच्छे से कराया मैंने, रिट्स और बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। देन वी हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो इतना आप याद रखेंगे। लास्ट वन हमारा दिखा रहा है USSR। क्या आप बताएंगे कमेंट में? नहीं बताएंगे तो वही बता देती हूँ, USSR यानी कि रशिया से हमने क्या क्या लिया है? रशिया से हमने लिया है 5-year प्लान। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा एक और था हमारा जस्टिस। जैसे हमने लिबर्टी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वैसे जस्टिस जो है, जस्टिस ऑफ व्हाट? SEP का क्या मतलब होता है बच्चों? SEP का है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो एक साथ आपका सारा रिवीजन हो गया, यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया? USA से। और क्या लिया हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा और क्या लिया है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से the dash schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in the court. very important question and I'm damn sure कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इसे रॉन्ग करने वाले हैं, उनमें से आप भी एक ही हो। ध्यान से पढ़ लो क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं आता डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शेड्यूल नंबर 9। जो बच्चे सोच रहे हैं कि शेड्यूल नंबर 7, मैं आपको बताऊंगी कि शेड्यूल 7 क्यों नहीं होगा। दिस इज नॉट अबाउट लाइक सेंटर एंड स्टेट थिंग, फेडरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी और चीज की बात हो रही है। वो लिस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स। देखो हमारा होता है शेड्यूल नंबर 9। कौन सा? शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल 9 जो होता है ये प्रोविजंस लेके आता है रिगार्डिंग द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स भी कह सकते हो, उसकी बात करता है। इसमें और एक होता है जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 32B, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31B, 32 बोल दिया सॉरी, 31B। ठीक है,
इसमें वो डिक्लेयर किया जाता है वर्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वॉयलेट द फंडामेंटल, आपके सारे के सारे क्या फंडामेंटल राइट्स। स्पेशली कौन कौन से, हमारा फंडामेंटल राइट पहला तो 14 और दूसरा तो 19। तीसरा प्रोविजन जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो प्रोविजन ये है कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर लिमिटेशंस को लगाना। यही सवाल में पूछ रहा है इनडायरेक्टली, आपको ये फोकस रखना है कि जुडिशियल रिव्यू पे लिमिटेशन लगाना। ये इम्यूनिटी, ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिली थी व्हेन आफ्टर दिस IR कोयलो केस ऑफ 2007, जहाँ पे 9th शेड्यूल में बदलाव करा गया और बोला गया है कि 24th ऑफ अप्रैल 1973 कैन बी चैलेंज्ड अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, हैम्पर करे। तो यही वो क्वेश्चन है जो बोल रहा है एंड पीपल हु थॉट दैट इट इज गोइंग टू बी शेड्यूल नंबर 7, आपका यहाँ पे आंसर रॉन्ग होता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेंगे ये। अच्छा, हाथों हाथ एक बार TEARSOFOLDPM याद कर लेते हैं सारे के सारे हमारे क्या शेड्यूल्स। तो टी से टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशन एंड ओथ, राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरेशन, ये है फेडरेशन। ओके, देन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, देन वी हैव एंटी डिफेक्शन, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। आई होप इट इज डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डैश एम्पावर्स बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू EWS कैटेगरी ऑफ सोसाइटी इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन से नंबर का अमेंडमेंट है जो 10% रिजर्वेशन टू EWS देता है? बताने की कोशिश करो जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा इसका। So the answer for the same would be 103rd Constitutional Amendment Act of 2019 जो है वो 10% रिजर्वेशन EWS को देने की बात करता है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू आपका शगुन का सिक्का। शगुन का सिक्का इज GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो। क्या नीति आयोग है? नो। क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नो। अगर आपको नहीं आता, पॉलिटी की पूरी मैंने मैराथन ले रखी है, उसमें ये सारे के सारे रिवाइज करा है। इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करनी है तो वो लास्ट में है, आप सिर्फ वो देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो अगर नहीं देखना तो लास्ट में देख सकते हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इलेक्शन कमीशन। बताने की कोशिश करो कि कौन से आर्टिकल में है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो इट्स ओके, मैं हाथों हाथ बता दूंगी। इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 324। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या कराएंगे? इलेक्शंस कराएंगे। ओके, चलो 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI। ऐसा है क्या? द CJI कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बताओ कौन सा सही होगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चलो हम मान लेते हैं फर्स्ट इज तो वेरी करेक्ट, 1 तो होगा ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। 1 इज वेरी करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CJI। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मान सकते हैं कि होता है। देन वी हैव इट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। CJI के लिए पार्लियामेंट में पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है, लास्ट में जाके फिर उन्हें रिमूव किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 3rd इज रॉन्ग हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वैसे ये बैठ रहा है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में ओनली 1 स्टेटमेंट भी होता तो मोर प्रिसाइजली ये आंसर हो जाता आपका। ठीक है, बट आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर आपको जाना है तो 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई ये बताएगा कि जो
हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं जुडिशरी में, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? 124 इज इट? क्वेश्चन 6, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस, कोरम कितना होता है बताओ? कोरम का क्या मतलब होता है मैम? 1/10, 1/10 होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो कोरम का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/10। दिस इज अ मिनिमम नंबर ऑफ people in the house to do to perform या फिर to do any activity। कोई भी प्रोसीजर चलाना है तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 1/10 टोटल मेंबर्स तो होने ही चाहिए। टोटल मेंबर्स के 1/10 लोग। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में आता है? वेरी इजी, आर्टिकल नंबर 100 में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल कौन सा इनमें से करेक्ट है? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा है क्या? बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7। So 3 is wrong. He is not a full time. 1 and 2 are absolutely correct. ये पार्ट टाइम ऑफिसर होते हैं, पार्ट टाइम ऑफिसर होते हैं। ऑल्सो ये सरकार के नौकर सर्वेंट नहीं होते, राइट? ये सर्वेंट नहीं होते, ये अपनी ऑफिस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। बाकी दोनों चीजें करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल, ही इज द हाईएस्ट एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 2। देखो ये CDS का PYQ है, ठीक है? PYQ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो देखो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, ऐसा होता है ना पार्ट्स। तो U से यूनियन एंड टेरिटरी, C से सिटीजनशिप, तो सेकंड वाला कौन सा हो गया? सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, DPSP, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? यूनियन, टेरिटरी, स्टेट्स, राइट? चलो, यूनियन एंड स्टेट्स। तो हमारा सेकंड जो हो गया पार्ट, ये क्या हो गया? हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिएगा। द क्वेश्चन नंबर 9 से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। नॉट बताना है यहाँ पे, ध्यान देना। तो रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, या फिर सरकार की तो बहुत ज्यादा ही हम रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। ये कोई हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होता नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर मैं बात करूं अदर फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और एंथम, ये होते हैं। तो हमारे पास इन टोटल 11 ड्यूटीज हैं। ये ड्यूटीज हमने ली कहाँ से है? USSR से ली हैं। इसमें हमारी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th वाली अमेंडमेंट से आई है। आप बताएंगे कि क्या ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है या नहीं। नाउ फर्स्ट ऑफ वी हैव अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाला हमारा आता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, नोबल आइडियाज हमारे फ्रीडम फाइटर्स के। थर्ड हमारा होता है SUI, सू, दैट इज सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। फोर्थ क्या है? हमें रेंडर करनी है, मेरी फेवरेट है ये, ओके, रेंडर करनी है सर्विसेज व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन, जब भी देश को जरूरत पड़े तो हम अपनी सर्विस देंगे। फिफ्थ वाली जो होती है, ये होती है हम ब्रदरहुड, पीस, भाईचारा, फ्रेटर्निटी मेंटेन करेंगे। सिक्स्थ है जो हमारी, ये बोलती है कि हम प्रिजर्व करेंगे हमारे रिच हेरिटेज और कल्चर को, हेरिटेज एंड कल्चर। सेवेंथ वाला जो होता है, ये हमारा FLOWER, फ्लावर होता है, जिसमें ओ का मतलब कुछ नहीं है। फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट और रिवर्स। 8 की बात करूं तो ये हमारा साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, ह्यूमैनिज्म की बात कर रहा है। 9th वाला जो होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है एंड वायलेंस को एब्जॉर्ब करना है इसकी। 10th जो होता है, ये हमारा होता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव पीपल का इंटेलिजेंस हो गया, एक्सीलेंस हो गया हर एक स्पेयर्स में। और 11 जो होता है, ये गार्जियंस की ड्यूटी होती है टू सेंड देयर चिल्ड्रन to educational institutions, children who are actually between the age group of 6
to 6th and 14. So this was about your fundamental duties. यही साथ के साथ रिवाइज करेंगे. Now question number 10. Coming to question number 10. Question number 10 आपका बोलता है an emergency under article 352 of the Constitution of India can declare only. किस ग्राउंड पे होता है? क्या ये war, external aggression, internal disturbance, war, external aggression and armed rebellion, constitutional machinery fail हो जाए तो होता है. yes, ये भी होता है, लेकिन ये 356 और 365 एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाए आर्टिकल 360 तो कौन सा आंसर हो जाएगा? द करेक्ट आंसर वुड बी ओवर हेयर. क्योंकि ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह एक वर्ड डाला गया जिसका नाम था आर्म्ड रेबेलियन, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी. 11. Consider the following statement about the preamble of the Constitution and state which of the following are correct. Objective resolution पंडित नेहरू ने पास किया है और वही बाद में preamble बना. बिल्कुल सही. ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है. ओके, इट कैन नॉट बी अमेंडेड. ये अमेंड हो सकता है तभी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से हमने SSI जैसे शब्द यूज किए हैं, जैसे कि सेक्युलर, socialist and integrity. It cannot override the specific provisions of the constitution. Definitely ये override नहीं कर सकता. एक गलत हो गया, कौन सा वाला? थर्ड वाला. एलिमिनेट कीजिए आप, थर्ड गलत और बाकी सब सही, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following provisions were inserted into constitution by 103 Constitutional Amendment Act of 2019 to enable reservation of economically weaker section EWS? अब देखो, सबको ना मालूम होता है कि EWS कौन से अमेंडमेंट से आया है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009. अगर इन डेप्थ में इसके आर्टिकल्स पूछ लिए तो किसी को मालूम नहीं रहता. यहां फोकस करना. द करेक्ट आंसर वुड बी ए. आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 इसको डिफाइन करता है. दैट इज, ये जो है ये बोलता है रिजर्वेशन इन कहां पे? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और जो आपका 16 का 6 है बच्चे, ये क्या बोलता है? रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. किसके लिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो ये आप अलग से नोट करेंगे, फोकस करना है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ राइट टू फ्री एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स? बताओगे कौन से आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू एजुकेशन? के आर्टिकल नंबर 21A है. यस, इट इज राइट टू लाइफ. एक्सप्लोटेशन का कौन सा होता है बच्चों? 23 एंड 24 होता है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है. और कौन सा आता है? फैक्ट्रीज में बच्चे काम ना करे वो. स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा होता है? 19. एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स कौन से में होते हैं? ये आप मुझे बताएंगे. और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये किस में आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 32, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. नाउ हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? पार्लियामेंट कर सकता है या प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, क्या ये लोकसभा के हिस्सा होते हैं? नो. क्या ये राज्यसभा के होते हैं? यस, राइट. तो ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करने के लिए वैसे तो राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं, लेकिन प्रिसाइज अगर करना है तो आपको आंसर देना होगा बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 15. Which among the following statements are true? इनमें से कौन सा ट्रू है? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. बिल्कुल सही जवाब. फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है. देन वी हैव हमारे कितना इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. क्या इनकी रिकमेंडेशन सरकार पे बाइंडिंग होती है? ऐसा नहीं है. अगर इनको मानना हो तो मान सकते हैं, नहीं मानना तो नहीं मान सकते. और डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है. आर्टिकल 280, राइट. आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट गठन करते हैं हर 5 साल में. ठीक है, ओनली 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे. 16th, which of the following statements regarding the 8th schedule is not correct? 8वें शेड्यूल से रिलेटेड आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है,
जल्दी बताइएगा कि इनमें से कौन सा, पहले आप कोशिश करें खुद आंसर देने की, जब आपको नहीं आएगा उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगी कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, ओके। करंटली 22 लैंग्वेज है, ठीक है, मान लिया। इंग्लिश एक 8वें शेड्यूल का लैंग्वेज है जो 42nd अमेंडमेंट से आया था, बिल्कुल गलत। अंग्रेजी हमारे 8 शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नहीं, ये तो नहीं है हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग अमेंडमेंट से आए थे, जैसे कि जो हमारा सिंधी है ये लैंग्वेज अलग से ऐड हुआ है। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये भी, ठीक है। कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली ये भी एड ऑन हुआ है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक और है उड़िया लैंग्वेज भी एड ऑन हुआ है। Next, which of the following statements are correct regarding the directive principles of the state policy? आपको बताना है DPSP से रिलेटेड करेक्ट कौन सा वाला है। नॉन जस्टिसेबल है क्या? They aim to promote social and economic democracy. Parliament is bound to implement such DPSPs. तो DPSPs अगर मैं बता दूं तो ये पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 ये क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीका है कि आप पॉलिसीज को ऐसे फ्रेम करें जो कि पब्लिक के हित में हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स या और क्या बोल सकते हैं, गाइडलाइंस है जिसे सरकार फॉलो कर सकती है, विच इज नॉट बाउंडेड ऑन, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। 1 आपका थर्ड वाला इज इनकरेक्ट, एलिमिनेट कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलो यहीं पे आप देखेंगे कि आपसे कितना सॉल्व हो रहा है पॉलिटी। अगर इतना आ रहा है तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप कट के कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रीएम्बल नॉन एनफोर्सिएबल है कोर्ट में। इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये लिमिट विमिट कुछ नहीं लगाता है, ठीक है। उसके बाद क्या ये नॉन एनफोर्सिएबल है? यस। क्या यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित नेहरू ने पास किया था? यस। क्या इसको हमने यूएसए से लिया है? यस। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? यस। ये इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताना, प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड, ये किसने बोला है? आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा एक और बताऊं, एक और बोला है होरोस्कोप, होरोस्कोप ये किसने बोला? ये दोनों आप कमेंट करेंगे कि ये प्रियम्बल को किसने बोला। द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड गलत है हमारा, थर्ड गलत, 1 एंड 2। 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। Consider the following statements regarding fundamental rights. Fundamental rights are justiciable in nature. Yes, they can be amended by the parliament under Article 368. बिल्कुल करेक्ट। आर्टिकल नंबर 21 को देखो ना, अमेंड करके ही आया है ना। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, राइट। ऐसा आर्टिकल कौन सा करता है? 3 कौन सा कहता है? आर्टिकल 359 ऐसा कहता है क्या? तो ये अपने आप सस्पेंड हो जाता है। सारे आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, राइट। कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप 19 के रिगार्डिंग इसे करेक्ट ही मानेंगे। ये जस्टिसेबल होते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स चाहे किसी इंडिविजुअल ने आपका हैम्पर किया हो, चाहे स्टेट ने। यहाँ स्टेट का मतलब बहुत कुछ है, जैसे सरकार हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कोई बॉडी हो गई, किसी ने भी आपके राइट्स की उल्लंघन की है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 332 के अकॉर्डिंग, एंड 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 243, बिल्कुल करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ विलेज, ये भी सही है। नाउ इट हैज द पावर टू अप्रूव द विलेज प्लान, ये भी सही है। तो सारे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, विलेज पंचायत क्या होता है? विलेज पंचायत में इलेक्टेड लोग आते हैं, इलेक्टेड लोग आते हैं। नेक्स्ट 21, कंसीडर करो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि हमारे कैग है। क्या ये आर्टिकल 148 में आते हैं? इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही इज, यस। ही इज रिमूव्ड इन द सेम वे एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। सैलरी इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, बिल्कुल सही। सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं। ऑल द अबव, आंसर सी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर द सेम। Next question, with reference to the constitutional amendment, consider the following statement. Article number 368 provide करता है procedure of amendment 368, बिल्कुल सही। Then the president can withhold assent,
क्या ये रोक सकते हैं असेंट देने पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे? बिल्कुल नहीं। सम अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्टेट से रेटिफिकेशन मांगती हैं, यस बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी होते हैं तो प्रेसिडेंट को उस पे अपनी हामी भरनी ही पड़ती है। तो सेकंड हमारा गलत हो जाता है यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? A 1 एंड 3 ओनली। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एक दिन बच गया है, रिवीजन कर लो फटाफट। द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस की हमारे पास रिट है, चलो देखते हैं स्टेटमेंट्स। इट इज इशूड फॉर इलीगल डिटेंशन, बिल्कुल सही। अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, यस करेक्ट। एंड इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नहीं ये सस्पेंड नहीं होता है। कौन सा अमेंडमेंट? आफ्टर लाइक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इट रिमेन्स एक्टिव। एक गलत हो जाता है हमारा, आंसर क्या हो जाएगा? A 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। चलो एक्टिव रहता है। मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल सही गेस कर लिया आप लोगों ने। मनी बिल हमारा 110 आर्टिकल में आता है। एक और बात, मनी बिल होगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? इट इज द फाइनल डिसीजन इज ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। स्पीकर सर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो किसके पास मनी बिल से रिलेटेड ज्यादा पावर्स होती हैं? राज्यसभा के। तो मैम राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है बच्चे, इनको 14 दिन का समय मिलता है कि डिसाइड करो भाई कि मनी बिल पे अपनी जो भी असेंट वगैरह है देनी है दो, उसको आगे बढ़ाओ। अगर ये 14 दिन चुप बैठ गए, कुछ नहीं किया इन्होंने, तो मनी बिल अपने आप पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड बाय इन द प्रीएम्बल थ्रू व्हिच अमेंडमेंट? वेरी इजी बताया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू प्रीएम्बल में 3 शब्द है ऐड हुए, SSI, दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। सेक्युलर पूछा हुआ है तो आप बता देंगे ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 76 की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26th, द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का बोला है, मैं आपको सबका सब बता दूंगी, आप आंसर दीजिए जब तक मैं बता रही हूँ। लोकसभा की कितनी मिनिमम एज होती है? उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंचायत में जाने के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? अच्छा, प्रेसिडेंट बनना है आपको, वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है 25 साल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 25 साल, काउंसिल बनना है तो 30 साल, पंचायत बनना है तो 21 साल, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र मिनिमम 35 वर्ष की होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर वुड बी राज्यसभा का 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा इज 30 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. The president is bound by the advice of the council of ministers. Okay, the president can dissolve Lok Sabha without the council की advice. ऐसा होता है क्या? नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। काउंसिल जब एडवाइस देगी हमारे प्रेसिडेंट सर को, तब जाके वो क्या करेंगे? हमारी लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास हो जाएगा, दे आर अगेंस्ट, तब जाके ये क्या होगा? हमारा पास होगा। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट विदाउट कैबिनेट की रिकमेंडेशन। नहीं, कैबिनेट जब इनको रेकमेंड करेगी कि चलो समन करो, प्रोरोग करो, तब जाके प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हो जाएंगी। करेक्ट पूछा है, एक ही सही है, ओनली वन। Next question is assertion. India is described as a federal state with a strong unitary bias. बिल्कुल, the unitary Union Parliament can legislate on state-led subjects during national emergency and other special situations. बिल्कुल सही बात है। 28 का इमरजेंसी के दौरान सारा का सारा पावर मोस्टली यूनियन के पास आ जाता है और वो स्टेट वाली चीजें भी खुद के अंदर ले लेता है, प्रोविजंस बना सकता है। ये दिखाता है कि हमारा जो है यूनिटरी सिस्टम है वो भी बायस है थोड़ा सा, मतलब फेडरल है और पर यूनिटरी बायस्ड है। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू assertion. Now, second last question is, with reference to the Supreme Court of India, consider the following statement. Supreme Court under Article 124, Judiciary. It has the power to judicial review. Judicial review कहाँ से लिया हमने? USA से। Its advisory opinion is binding on the president. भाई binding तो नहीं है. It hears appeals from High Court and tribunals. बिल्कुल. Its judges can be removed only by the Parliament through impeachment. जजेस को क्या सिर्फ और सिर्फ हम इम्पीचमेंट द्वारा निकाल सकते हैं? हाँ बताओ। हाँ, इम्पीचमेंट होता है इसके जब, अच्छा ये अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, पर अगर इनकी इम्पीचमेंट करना है तो वो पार्लियामेंट में ही चलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये
सभा से भी स्टार्ट हो सकता है, ये लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। हमारा 4 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड 1 इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक गलत है, बाइंडिंग नहीं होता एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज which one of the following best describes the role of directive principles of state policy? क्या ये enforceable rights है? They guide the state in policy making, governance, override fundamental rights during emergency. They are applicable only to the union territories. बिल्कुल गलत, साफ साफ आंसर आप सबको भी पता चल रहा है। They guide the state in policy making and governance में, which is not binding. अगर सरकार चाहती है तो कर सकती है, नहीं चाहती तो नहीं कर सकती। This was all about the polity revision for your AFCAT examination. अगर आपको ये सारे सवाल आ रहे हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे इन द एग्जाम एज वेल। लास्ट मोमेंट पे आपने पैनिक नहीं करना है, रिवीजन करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।